मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः मैं अब इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्द तैयार नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, किसी को नहीं। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ती हैं। दास्ता मतलब किसी को अपना गुलाम बना लेना और उसको बदले में पैसे भी ना देना और उससे सारा का सारा काम करवाना। तो दास्ता सिर्फ और सिर्फ कानूनी रूप से नहीं होती है बल्कि गैर कानूनी रूप से भी होती है। किसी को मतलब जैसे जब पहले से डिसाइड है कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा पेशा चुनना है और आप वो पेशा नहीं चुनना चाहते हैं, तो क्या वो दास्ता नहीं होगी दास्ता, वो भी एक प्रकार की दास्ता होगी। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 आधारों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जनरली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न